तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन, आवर्धन बोला है। एक सेकंड, थोड़ा सा हमको साइज को इसको अरेंज करने दीजिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने फिर से कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान। देखिए कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन जो होगा ना वो एक से कम होगा। तो ये तो आवर्धन का मान 2 दिया है, यानी कि दोगुना प्रतिबिंब इससे कभी बनेगा नहीं। एक का मतलब बराबर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो ये हो जाएगा हमारा सही। यानी कि उत्तल दर्पण का आवर्धन जो होगा हमेशा एक से कम होगा, यानी कि छोटा होगा, यानी कि आधा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम आंसर। इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो उत्तल दर्प मतलब कि क्या होता है, धनात्मक की ऋणात्मक। तो आपको याद रखना है कि जिस दर्पण या जिस लेंस में अ लग जाए उसकी फोकस दूरी, क्षमता सब ऋणात्मक होती है। तो ये उत्तल है तो इसकी फोकस और क्षमता प्लस होगा, यानी पॉजिटिव। वहीं अगर अ लगा रहता तो इसकी क्षमता निगेटिव हो जाती है, यानी कि माइनस। एक चीज और पूछेगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन का सूत्र होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो दोनों का मात्रक कट जाता है, इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम, यहाँ से इसको हटा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, मतलब सबसे प्रभावी मतलब जो सबसे अधिक दिखता है वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। लाल रंग हमको सबसे अच्छी तरह से दिखता है। एक चीज और लाल रंग से पूछेगा कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आंसर होगा उसका भी लाल। फिर पूछेगा कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? विचलन यानी भटकाव, विचलन यानी कि भटकाव, तो भटकाव सबसे कम होगा लाल रंग का। वहीं कह दे कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वो हो जाएगा बैगनी रंग का, जो कि इसमें ऑप्शन में वो है नहीं। तो वो अलग क्वेश्चन है, आगे आएगा तो हम आपको उस पर पूरी तरह से बता देंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा में है कि किस युक्ति में विभक्त वल्य दिक् परिवर्तक, विभक्त वल्य दिक् परिवर्तक कार्य करता है? मतलब कि किसमें वो काम करता है? तो विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में ये काम करता है। इससे एक अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये माउस से हम कर रहे हैं, तो नहीं लिखा पाएगा। आप लोगों को खाली सुनना है अच्छे तरह से। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, यानी जब लाइन आता है तो मोटर चालू करते हैं तो पानी जमीन के नीचे से खींचता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर पूछेगा गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा को बताता है कि धारा है या नहीं। उसके बाद पूछेगा वोल्ट मीटर के बारे में, तो वोल्ट मीटर विभव को मापता है, वोल्ट मीटर विभव को मापता है। अगर पूछ दे विद्युत जनित्र के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है कि विद्युत जनित्र क्या करता है? तो विद्युत जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा बनाता है, यानी कि जनरेटर से हमको बिजली मिलता है। ये आपको याद रखना है। आगे है चौथा क्वेश्चन। चौथा में है कि प्रतिरोधों के एक संयोजन में, प्रतिरोधों के एक संयोजन में एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यह संयोजन था, मतलब कि यह किस क्रम में संयोजन था? तो ये समांतर क्रम में संयोजन था। इससे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमें उच्च से उच्च प्रतिरोध, मतलब मान लीजिए हम 5 ओम के 2 प्रतिरोध को जोड़े, तो हमें उसे उच्च से उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? तो श्रेणी में। अगर हमको अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में, कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक। एक चीज और पूछता है कि घरों की वायरिंग जो होती है किस क्रम में की जाती है? तो समांतर क्रम में उसको किया जाता है। आप लोगों को एक क्वेश्चन पे 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, पूरे डिटेल्स के साथ चलेगा ये क्लास। क्लास करके पूरा देखिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। व्यू और सब्सक्राइबर नहीं देखना है कि कितने इसके सब्सक्राइबर है और व्यू है, बस आपको एक बार पूरा पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? मतलब नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए इनमें से सबसे जरूरी कौन है? तो यूरेनियम। यूरेनियम का ही उपयोग नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है, और यूरेनियम से ही परमाणु बम बनते हैं, परमाणु बिजली बनता है। किससे? तो यूरेनियम का ही उसमें उपयोग होता है। एक चीज क्वेश्चन आपसे बार बार हीलियम के बारे में पूछता है कि हीलियम क्या है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। और हीलियम का उपयोग कहाँ होता है? तो इसे वायुयान के टायरों में भरा जाता है। ठीक। हीलियम से याद रखिएगा यह एक अक्रिय गैस है।
आगे 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन अगले पेज पे है। 6 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी अपसारी लेंस कहते हैं? तो अपसारी कहते हैं अवतल को, अवतल लेंस को अपसारी, अवतल औ लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा कि अवतल लेंस को अपसारी, अपसारी कहने का मतलब कि अवतल लेंस जो है ना वो किरणों को फैलाता है। ये अवतल लेंस हो गया, इसमें से कोई भी प्रकाश आएगा तो ये फैल जाएगा, एक बिंदु से ये फैल जाता है, तो किरणों को ये फैला रहा है, इसलिए इसे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। हम आपको ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, चारों ऑप्शन यहाँ पे है। पहला में है अवतल लेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। आगे है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है, और अवतल लेंस किरणों को एक बिंदु से निकालता है, इसलिए इसे अपसारी और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। ठीक। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन की, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा रहता है। 5 सतह होते हैं प्रिज्म में। प्रिज्म देखिए ऐसे इस शेप का प्रिज्म होता है, हम थोड़ा सा समझाएंगे, आप समझिएगा। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये जो है शेप आगे का फ्रंट दिख गया, और एक पीछे में भी इसका जस्ट इसी तरह से होता है। जैसे हम लोग खड़ा है तो मुंह जैसे हम लोग का एक शेप हुआ, पीछे कपार हो जाएगा दू शेप, तो जिस तरह से ये एक शेप हुआ, पीछे एक दू शेप होता है, और ये वाला 3 और इधर वाला भुजा ये वाला 4 और नीचे वाला एक 5 होता है। तो यानी इसमें कितना शेप होता है? प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। प्रिज्म से क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म का कार्य क्या है? तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। पूछता है कि वर्ण विक्षेपण किससे होता है? तो प्रिज्म से होता है, इसको याद रखना है। आगे चलेंगे 8 नंबर की ओर। 8 में है कि जूल पर कूलम्ब यानी कि जे पर सी यानी जूल प्रति कूलम्ब बराबर होता है। तो जूल प्रति कूलम्ब आपको बराबर होता है वोल्टेज के, वोल्ट यानी कि वोल्ट के बराबर होता है, जूल प्रति कूलम्ब वोल्ट के बराबर होता है। इस चारों ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, हम आपको बता रहे हैं। वोल्ट के बारे में पूछता है कि वोल्ट क्या करता है? तो ये विभव को मापता है, यानी भी क्या करता है? तो विभव, विभव का भी संकेत भी ही होता है, और विभवांतर का संकेत भी ही होता है, तो उन सभी को वोल्ट मापता है। उसके बाद अगर एम्पियर से क्वेश्चन पूछेगा तो एम्पियर क्या करता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एम्पियर क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि ओम क्या है? तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, इसका सिंबल इस टाइप का होता है। इस सबको याद रखना है, कई एक बार ओम के बारे में पूछ चुका है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 में है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। बाकी ये ऑप्शन के बारे में सुनिए। शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा तो वाट होता है, वाट यानी कि पावर, पी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो वाट, पावर का एसआई मात्रक वाट। जूल के बारे में अभी हमने बताया कि जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। और विद्युत विद्युत कह रहे हैं, बल का एसआई मात्रक, विद्युत नहीं, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। इन सभी को आपको याद रखना है, और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावे मात्रक किसी के खास आएंगे नहीं, तो जो नॉर्मल मात्रक है उन सबको आप लोग एक अलग जगह पर लिख लीजिए और उन सबको याद करके जाना है। आगे है 10 नंबर में, और एक चीज और कि आपको 80 क्वेश्चन उसमें से 40 ही बनाना है। तो जो थोड़ा भी भारी लगे उसको एकदम छोड़ देना है, बनाना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है। आगे 10 देखिए, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करे, मतलब जो जल कर उष्मा दे उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। अगर किसी चीज को हम जलाएंगे और उष्मा देगा तो उसे हम ईंधन कहेंगे, ईंधन कहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि दहन, दहन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ क्या है? तो दहन के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ ऑक्सीजन यानी कि O2 होता है। दहन के लिए क्या जरूरी है? तो ऑक्सीजन का होना एकदम जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम दहन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आग नहीं लगा सकते हैं। आगे है 11 नंबर में क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल देखिए क अक्षर का है, 4 अक्षर का ये लेंस है, तो इसका रोग जो होगा 3 अक्षर वाला, यानी कि निकट दृष्टि दोष इसका एकदम सही हो जाएगा। आपको याद रखना है एक छोटा सा ट्रिक कि 2 का 3 और 3 का 4 याद रखना है। मतलब कि अगर आपको रोग है 2 अक्षर का तो उसका निवारण होगा 3 अक्षर वाला लेंस। अगर रोग है 3 अक्षर का तो निवारण होगा 4 अक्षर वाला लेंस। जैसे समझिए, अगर कोई कहे कि मुझको दूर दृष्टि दोष है, तो उसको आप चश्मा में कहिएगा कि उत्तल लगाओ, खू त अल 3 अक्षर वाला। अगर वो कहेगा कि मुझको निकट दृष्टि, निकट 3 अक्षर वाला रोग है, तो उसको कहिएगा कि अ व त ल, अवतल यानी 4 अक्षर वाला तुम लगाओ। 2 का 3, 3 का 4 करके आपको याद रखना है। ठीक। आगे चलेंगे 12 नंबर की ओर। 12 में है कि दूर दृष्टि, देखिए यहाँ पे आइए गया, यहाँ पे पूछा है कि अवतल, तो ये हो गया निकट, और यहाँ पे पूछ दिया दूर दृष्टि दोष। दूर में देखिए 2 अक्षर का ये दोष है, तो इसका आंसर होगा 3 अक्षर वाला। तो 3 अक्षर वाला हो गया यहाँ पे उत्तल लेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। आगे चलेंगे 13 नंबर में।
13 में है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा एकदम सही, 13 का सी हो गया। चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन की, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र के बारे में पूछ रहा है, तो ये कर्नाटक में आपको है। इसका 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हजामत, हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के बारे में पूछ रहा है। हजामत जो कि दाढ़ी सेविंग होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब हजामत बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत की जगह पे दाढ़ी बनाने भी पूछ सकता है, तो उसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन कह दे कि चेहरा देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण से कई एक प्रश्न पूछता है, आप धीरे धीरे उन सभी को सुनिए। समतल दर्पण में पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसको याद रखना है। फिर पूछेगा कि समतल दर्पण से किरणें कैसे जाती है, तो समतल दर्पण से जिस एंगल पर किरण आएगी उसी एंगल पर किरण लौट जाएगी। फिर पूछेगा कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई 5 फीट का व्यक्ति है, तो उसका प्रतिबिंब कितने फीट का बनेगा? तो जितने साइज का इसके सामने रहेगा उतने ही साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी समतल दर्पण में सब सेम होता है। लेकिन एक चीज पूछेगा, कहेगा कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, तो दर्पण में उसकी चाल क्या होगी? तो इस स्थिति में उसकी चाल दुगनी हो जाएगी। बस उसकी चाल समतल दर्पण में दुगनी हो जाती है, बाकी जितने साइज का प्रतिबिंब रहेगा उतने ही साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ये आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण से पूछेगा, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, यानी वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का आंसर हो जाएगा वहां पे। लेकिन अभी 15 हजामत बनाने में हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही। 16 में है कि निकट दृष्टि में किस लेंस का, मतलब निकट दृष्टि दोस्त, तो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोस्त में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो निकट देखिए 3 अक्षर का है, 1 2 3, तो इसका निवारण होगा 4 अक्षर वाला यानी अवतल लेंस। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 17 नंबर में की लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायऑप्टर होता है, इसको याद रखना है। इस कई बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है। फिर इसमें है एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम के बारे में याद रखिएगा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, यानी कि एंगस्ट्रम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से रिलेटेड हो जाएगा। अगर ल्यूमेन पूछ दे तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, और ल्यूमेन से ही रिलेटेड होता है लक्स। इन दोनों के बारे में पूछने के चांसेस बहुत कम है। पूछेगा तो यही दोनों पूछेगा कि डायोप्टर क्या है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। और एंगस्ट्रम क्या है, तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ठीक, आगे चलेंगे 18 नंबर पे। 18 में है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। ठीक, प्रकाश न लिख के यहाँ पर लिख सकता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज ही कहते हैं। उसको प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, लेकिन प्रकाश पुंज ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ये पहले चैप्टर का ही ये सब क्वेश्चन है, तो आपको इन सबको याद करके जाना है। एक है प्रदीप्त और एक है प्रकीर्णन। प्रदीप्त के बारे में सुनिए, प्रदीप्त उसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकले। दीप्त पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक दीप्त पदार्थ, एक कृत्रिम दीप्त पदार्थ। कई एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्राकृतिक दीप्त पदार्थ के उदाहरण क्या हैं, तो उसके उदाहरण होते हैं जुगनू, जुगनू से अपने आप लाइट निकलता है, और सूर्य, सूर्य से भी अपने आप प्रकाश निकलता है। ठीक, ये सब क्वेश्चन हमने बता रखा है, तो अब आगे की ओर हम चलते हैं। 19 नंबर में है कि किसी किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं, मतलब जब छोटे छोटे कण निलंबित होते हैं तो उन्हें कोलाइड कहा जाता है, उन्हें कोलाइड कहा जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। आगे है 20 नंबर, ओम के नियम निहित है, मतलब ओम का नियम पूछ रहा है कि ओम के नियम में कौन सा फॉर्मूला होता है, तो सभी बच्चों को पता होगा कि ओम के नियम में V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। इसी को चेंज करके पूछता है, यानी कि पूछ देगा कि R बराबर क्या होता है, तो V बट्टे में आई हो जाएगा। ठीक, आपको वहां पर दिमाग अपना लगा लेना है, बस याद रखना है कि V बराबर आई आर होता है। और वो जिसका भी मान पूछ दे आपको इधर उधर फेंक कर, यानी कि पलट कर मान को भेज कर आपको निकाल लेना है। आगे है 21 नंबर में, 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता
प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता यानी धारा का मात्रक पूछा है तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए से लिखा जाता है, जिसे कैपिटल ए से लिखा जाता है एम्पियर को। इसमें पूछेगा वोल्ट क्या है, तो ये विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कहेगा ओम क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। फिर पूछेगा जूल क्या है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। सभी को याद रखना है, एग्जाम में इससे बाहर आएगा ही नहीं, बस आप एक बार पूरे क्वेश्चन को याद करके जाना। आगे है 22 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति मतलब कह रहा है कि किससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, तो जनित्र यानी कि जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होता है। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि विद्युत जनरेटर क्या करता है, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये तो हुआ इसका आंसर। अगर आपसे पूछ दे कि मोट ए मीटर क्या है, तो ए मीटर जो है धारा को मापता है। धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो ए मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक। आगे पूछेगा कि मोटर क्या है, तो मोटर क्या करता है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हम बार बार ये सब चीज रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको याद करके जाना है। आगे है 23 नंबर में कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो निर्गत कोण कहेंगे। निर्गत कोण का डिफिनीशन ही से पूछ दिया है, तो इसमें तो कोई समझने वाली चीज है नहीं, सीधे डिफिनीशन है। अगर आपसे पूछ दे कि आपतन कोण, ये ऊपर वाला जो है ये आपतन कोण पूछ दे, आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने लिखवा रखे हैं, उन सबको बस डिफिनीशन याद करके जाना है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। आगे 24 नंबर है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। देखिए यहाँ पे आइए गया, ये मीटर हमने यहाँ पे करवाया है और यहाँ पे पूछ ही दिया है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो आमीटर। धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहा जाता है। अगर पूछ दे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर और मापा जाता है आमीटर के द्वारा। अगर पूछ दे वोल्ट मीटर क्या है, तो ये विभव को मापता है। विभव या वोल्टेज को किसके द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। कूलम्ब के बारे में पूछेगा तो कूलम्ब आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, जैसे सी से लिखा जाता है, ये होता है सी, यानी आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। इसको याद रखिएगा। आगे 25 देखिए यहाँ पे आवेश का एसआई मात्रक डायरेक्ट पूछिए दिया है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ एक दो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हम बता रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन पे हम तीन चार क्वेश्चन आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन पे चार बताएंगे, इसकी गारंटी रखिए आप लोग और आगे जुड़े रहिए। आगे 26 नंबर में है कि 26 है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय है। अब समझिए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता क्या है। नवीकरणीय का मतलब नया नया, अनवीकरणीय का मतलब पुराना। बस ये नॉर्मल समझने वाला चीज रखना है, ठीक। ज्यादा डिफिनीशन किताबी नहीं याद करना है। याद रखना है कि नवीकरणीय का मतलब नया, अनवीकरणीय का मतलब पुराना। तो जो जो ये कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, ये हम लोग अभी थोड़े यूज कर रहे हैं, ये तो कई वर्षों से यूज होते आ रहा है। प्राकृतिक गैस ही तो प्रकृति द्वारा निकलता है, ये भी बहुत पहले से हो रहा है। नाभिकीय ऊर्जा भी पर इसी से रिलेटेड है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है इसको हम लोगों ने यानी मनुष्य ने बनाया है। सौर ऊर्जा सूरज के प्रकाश से आप लोग सोलर प्लेट लगा के तब सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आगे 27 नंबर में है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो टंगस्टन। टंगस्टन का कुंडली उसमें होता है, जो बल्ब होता है उसके अंदर टंगस्टन का उसका फिलामेंट बना होता है। अगर पूछ दे नाइक्रोम, नाइक्रोम भी पूछता है, कई एक बार पूछा है कि विद्युत हीटर की कुंडली, जो विद्युत हीटर में जो तार होता है वो किसका होता है, तो नाइक्रोम का होता है, जो कि करंट इसमें देने पर ये गर्म हो जाता है और जिससे खाना बनता है। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 में है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल, प्रबल होता है और दुर्बल होता है। हमने वीडियो बना रखा है कि प्रबल अम्ल की पहचान कैसे करें, प्रबल भस्म की पहचान कैसे करें, दुर्बल अम्ल की पहचान करें कैसे करें, दुर्बल भस्म की पहचान कैसे करें। सारे वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। केमिस्ट्री का कुछ सेक्शन होगा, उसमें जाके खोजिएगा। बाकी इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा CH3COOH। डबल ओ एच, ये हो जाएगा दुर्बल अम्ल। बाकी ये सब प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल के ये सब उदाहरण है। तो इसमें दुर्बल हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 29 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु के बारे में पूछ रहा है, तो आर्सेनिक जो है उपधातु है। बाकी लोहा, कॉपर और निकेल ये सभी धातु है, तो इसको आपको याद रखना है कि आर्सेनिक एक उपधातु है। आगे पूछेगा 30 नंबर में कि पूछा है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन
विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। मतलब लोहा द्वारा किसका विस्थापन होता है? तो आप लोग 10 क्लास का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होगा जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में लोहे की काटी को डाल दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके जाइएगा। तो इसमें होता यह है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की काटी को डाला जाता है तो लोहा द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि तांबा को अलग कर दिया जाएगा किसके द्वारा? तो लोहा द्वारा। ठीक। आगे 31 नंबर में है कि खड़िया। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र आपको होता है CaCO3। CaCO3 इसी के श्रेणी में ही एक खड़िया आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी। बाकी आपसे पूछ दे MgCO3 किसका सूत्र है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है MgCO3, लेकिन इसके पूछने के चांसेस कम है। ये पूछ सकता है कि Na2CO3 किसका सूत्र है? तो सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा 31 का। लेकिन आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 32 नंबर में है कि नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है। एक चीज पूछता है मीथेन से कि मीथेन गैस कहाँ से निकलता है? तो ये धान की खेतों से निकलता है, या कह सकते हैं सड़े गले पदार्थों से मीथेन गैस मिलता है। आगे चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 33 है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण जो अभिक्रिया होता है उससे अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में होता क्या है? तो इसमें इस अभिक्रिया में धातु अवक्षेप के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, जो कि घुलता नहीं है। घुलता नहीं है तो अविलेय हो गया, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 34 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का पहले फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न हो तो हम उसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, यानी कि NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, दोनों एक ही है। आगे चलेंगे 35 नंबर। 35 में है कि निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो लेड नाइट्रेट को गर्म करिएगा तो आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है, तो ध्यान से ऑप्शन को पढ़ के टिक करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। आगे है 36 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब इन चारों में से वो अलग होगा, तो अलग हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर ये सब एक एक ही टाइप के माने जाते हैं, तो ये सब आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपसे कई बार पूछ चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। फिर से सुनिए, CaSO4 हाफ है, यानी कि 1/2, हाफ को 1/2 H2O कहते हैं। ठीक। तो CaSO4 का मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, उसको याद रखना है। आगे देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर में है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो किरोसिन के तेल में आपको सोडियम को डुबाकर रखा जाता है, सोडियम, इसको याद रखिएगा। और एक चीज और पूछता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ठीक। आगे चलेंगे 38 नंबर में। इसमें है कि 38 में है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु पूछा है तो अधातु हो जाएगा ब्रोमीन। अगर पूछता धातु तो उसका आंसर होता तांबा। हम कह रहे हैं, गलत किए हैं, ये तांबा नहीं, मिस्टेक से ये घिरा गया, इसका आंसर हो जाता पारा। फिर से सुन लीजिए, अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन आंसर होगा, अगर धातु कहता तो पारा आंसर होता, क्योंकि पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा आपको वैसा आंसर कर लेना है। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन की सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, यानी कि सोल्डर पूछेगा कि सोल्डर किसका बना होता है? तो सोल्डर सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। आगे है 40 नंबर की। 40 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को। हमने अभी पीछे यहाँ पे बताया कि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि इस ऑप्शन में सोडियम है ही नहीं, तो सोडियम नहीं होगा तो आंसर होगा लिथियम।
आपको 3 धातु को याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन तीनों को लगभग लगभग केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है और इन तीनों को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में सोडियम और पोटेशियम नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। चलेंगे 41 नंबर की ओर। 41 में है कि, देखिएगा अच्छे से, 41 में है कि ये एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, जिसमें मतलब जो दो आबंध मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सिग्मा और पाई। देखिए हम बता रहे हैं जितने भी हमने लड़कों को पढ़ाया है उन सब को ये सब जो सिग्मा और पाई होता है इन सबको पढ़ने में इंटरेस्ट ही वो लोग नहीं दिखाते हैं, उन लोगों को ये भारी लगता है। तो हम आपको बता रहे हैं इस आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन में अगर ये आप लोगों को भारी लग रहा है तो इस सबको छोड़ देना है, बिल्कुल इसको देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है ये क्वेश्चन, और आगे की ओर निकल जाना है। 80 में 40 एकदम आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, उन सबको आपको बनाना है, बस भारी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे 42 नंबर। इसमें है कि इथेन में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो सबसे पहले आपको इथेन का सूत्र याद होना चाहिए। इथेन का सूत्र होता है C2H6, C2H6, C2H6 अगर करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में तो 6 गो बंधन यहाँ से बन जाएगा और C के बीच में एक बंधन यहाँ से बन जाएगा, यानी कि इसमें टोटल 7 बंधन होते हैं। ये आपको याद रख लेना है, रट लेना है, इसको याद कर लेना है, यही पूछता है। आगे चलेंगे 43। 43 को भी एकदम आराम से समझना है कि इसमें है क्या। तो इसमें पूछा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+2 आपको सामान्य सूत्र है एल्केन का, एल्केन है ऑप्शन नंबर सी में। आपको याद रखना है सीरियल वाइज, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n बस, और उसके बाद एल्काइन होता है जिसका होता है CnH2n-2। ठीक, आपको सीरियल वाइज याद रखना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्केन हो गया, एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। इन सबको याद रखना है। इन तीनों में से यानी प्लस माइनस करके एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके एग्जाम। आगे है 44 नंबर की, नीला थोथा यानी कि तुतिया, नीला थोथा को तुतिया के नाम से भी जाना जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O इसका सूत्र होता है, यानी 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है 45 नंबर में की, आवर्त सारणी के उदग्र, उदग्र यानी कि ऐसे देखिए, उदग्र यानी कि खड़ा कह रहा है, उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो वर्ग कहा जाता है। उदग्र यानी कि खड़ा कह रहा है, अगर कहता आवर्त, तो आवर्त का मतलब हो जाता है ऐसे पट। ये अप्रूव पे हम नहीं किए हैं, ये पट हम दिखा रहे हैं कि पट रहेगा तो उसे कहेंगे आवर्त, और खड़ा रहेगा तो उसे उदग्र या वर्ग या स्तंभ कह सकते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ होते हैं। तो उदग्र स्तंभ यानी कि वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग होते हैं आपको 18। पूछेगा आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त होते हैं 7। इन सबको याद रखना है, ये सब चीजें पूछे जाती हैं। आगे है 46 में की, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, यानी आवर्त सारणी के जो पहले वर्ग के सदस्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के पहले वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो सभी धातु हैं। धातु की प्रकृति होती है क्षारीय, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु। 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही, क्षारीय धातु। ठीक, आगे चलेंगे 47 नंबर में की, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र, सोडियम कार्बोनेट पूछा है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ दे सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। आपको सभी क्वेश्चंस को याद करके जाना है। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट का ये सूत्र हो जाएगा। अगर पूछ दे NaCl की इसका सूत्र है, तो ये सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। ये सब चीजें रिपीटेड क्वेश्चन है। 48 नंबर में है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, धरती पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, ये आपको याद रखना है। 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछेगा कि हीरा किसका अप्रूफ है, तो हीरा मतलब कार्बन का ही अप्रूफ है। कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। एक चीज और पूछेगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49, 49 में है कि अक्रिय तत्व कौन है। देखिए पीछे भी हमने बताया था कि हीलियम एक अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व है, तो हीलियम क्या है, अक्रिय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम। आगे है 50 नंबर में, 50 नंबर में अगर पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में
तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने। और इसने किस आधार पर बनाया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर इस आवर्त सारणी को बनाया गया है। इससे पीछे की जितनी भी आवर्त सारणी, जैसे आपने देखा होगा डोब्रेनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, या सारेगामा पादा वाला वो जो था वो वाला नियम, इन सभी जो थे वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। परमाणु द्रव्यमान पर, लेकिन जो ये आधुनिक आवर्त सारणी है ये आपको परमाणु संख्या के आधार पे है। ठीक, ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के आधार पे बनाया गया है। फिर से देखिए हीलियम का क्वेश्चन आ गया। हीलियम इतनी बार पूछा है कि हम इसको क्या ही बोले। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व है। आगे चलेंगे 52 नंबर की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 52 नंबर 52 में कि कौन सा अधातु, अधातु के बारे में पूछ रहा है, धातु नहीं, अधातु, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। फिर इसमें पूछ सकता है कि ग्रेफाइट मतलब किसका अपरूप होता है? तो कार्बन का ही ये अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो आपको याद रखना है। आगे है 53 में कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? वर्ग के बारे में पूछ रहा है। तो वर्गों की संख्या 18 होती है, ये हिंदी में लिखा है 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही। आगे क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी कि 7 के बराबर। 7 के बराबर कहे या 7 कहे एक ही बात है। अगर कहे 7 से अधिक पीएच मान है तो वो क्या होगा? तो वो क्षारीय हो जाएगा। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। और ये उदासीन वाला बहुत बार पूछ चुका है। आगे चलेंगे 55 में। 55 यहाँ से दिखा रहे हैं। 55 यहाँ पे है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना, भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो बाघ संरक्षण योजना आपको 1 अप्रैल 1973, 1973, 1 अप्रैल, एक एपीआर लिख लीजिएगा। एपी हम लिख दे रहे हैं, अप्रैल, 1 अप्रैल 1973 में ये चालू किया गया था। ये अप्रैल है, अप्रैल आप लोग समझ लीजिएगा, 1 अप्रैल में। डेट नहीं पूछता है, बस याद रखिए 1973 में। आगे है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।